आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ट्रायंगल में ज्योमेट्री के अंदर ये टॉपिक आपका आता है ट्रायंगल, जिसमें हमें थ्योरम्स और थ्योरम्स बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। तो 3 क्लासेस हम यहाँ पर कर चुके हैं और ये चौथी क्लास आपकी है। तो आइए चौथी क्लास में आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको करनी है। और लास्ट क्लास हमने जहां पर छोड़ी थी उसी के आगे से हम लोग चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आज की क्लास की जो पहली थ्योरम है, थ्योरम कह लीजिए, क्वेश्चन कह लीजिए, जो भी आपको समझ में आए, लेकिन जो भी है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। जो पहली चीज है क्लास की, जो पहली थ्योरम है वो क्या है, आइए देखते हैं। पढ़िए, इसको पढ़िए और ये बात आप समझ लिए कि जितनी चीजें आप जितनी थ्योरम्स कर चुके हैं, जितनी थ्योरम्स का मतलब है बेसिकली आपने जो मेनली थ्योरम्स की हैं उनका नाम है थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम। फिर उसके बाद इन्हीं दोनों थ्योरम्स को आप यूज करते हुए चले आए हैं अन्य दूसरी थ्योरम्स को प्रूव करने में। तो यहां पर भी वही है कि थेल्स की प्रमेय अगर आपको मालूम है, थेल्स की प्रमेय अगर ठीक से यूज करना आप जानते हैं, थेल्स का अपोजिट अगर आप ठीक से यूज करना जानते हैं, तो कोई समस्या, कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी यहाँ पे। आइए पढ़िए स्टेटमेंट। कहा जा रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा के समांतर कोई रेखा इसकी असमांतर भुजा को समानुपाती खंडों में विभाजित करती है। क्या कह रही है, क्या मतलब है इसका? कहा जा रहा है एक समलंब चतुर्भुज है, एक ट्रेपेजियम है। समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रेपेजियम। एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में आप जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी 2 भुजाएं आमने सामने वाली समांतर हों और बाकी की 2 आमने सामने वाली भुजाएं समांतर ना हो। ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहा जाएगा, यानी कि ट्रेपेजियम कहा जाएगा। इसमें कहा गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं हैं, उन समांतर भुजाओं के समांतर एक और रेखा खींच दी गई अंदर, और ये रेखा इस समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजा को समानुपाती खंडों में विभाजित करेगी। ऐसा आपको प्रूव करना है। यानी अगर फिगर वहां पे बना हुआ है लेकिन हम लोग बनाए अगर अपना, तो ये मान लीजिए कोई समलंब चतुर्भुज है। इस समलंब चतुर्भुज में ये दोनों साइड्स जो हैं ये पैरेलल हैं, समांतर भुजाएं हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज में जो समांतर भुजाएं हैं उनके समांतर एक और तीसरी रेखा खींचिए आप। तो इनके समांतर रेखा हमने ये खींच दी। इनके समांतर ये रेखा हमने खींच दी। प्रूव हमको ये करना है कि ये जो इन दोनों के समांतर तीसरी रेखा आपने खींची है, ये तीसरी रेखा दोनों असमांतर भुजाओं को मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों असमांतर भुजाओं के खंडों को समानुपाती भाग में बांटती है। यानी ये रेखा इन दोनों रेखाओं के जिन जिन खंडों को बना रही है वो खंड समानुपाती है, यानी सेम रेशियो में है। ऐसा प्रूव करना है। मतलब अगर आप नाम रख लें इसका, तो ये ABCD हो गया और इसका नाम आप EF रख लीजिए, जैसा कि फिगर में है ये EF रख लीजिए। तो आपको प्रूव ये करना है कि जो EF पैरेलल लाइन है CD और AB की, ये EF AD और BC को समानुपाती खंडों में विभाजित करती है। यानी कि AD और BC के जो पार्ट ये करेगी, जो खंड करेगी, जो सेक्टर, जिन सेक्टर सेगमेंट्स में बांटेगी, वो खंड सेम रेशियो में है, समानुपात में है। यानी AE और DE का रेशियो BF और CF के रेशियो के बराबर होगा। क्या प्रूव करना है आपको? AE अपॉन DE बराबर BF अपॉन CF, या क्रम दूसरा भी हो सकता है, DE अपॉन AE हो सकता है और CF अपॉन FB हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रचना करेंगे इसमें। क्या रचना करेंगे? रचना ये करेंगे
कि इसके एक विकर्ण को मिला दीजिए, एक डायगोनल मिला दीजिए आप, चाहे ये वाला मिला दीजिए चाहे ये वाला मिला दीजिए, कोई भी मिला लीजिए आप। तो एक डायगोनल हम इस तरीके से मिला लेंगे, कोई भी, चाहे आप BD मिला लीजिए चाहे AC मिला लीजिए, कोई फर्क इस बात से पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो अब देखिए यही वाला फिगर आपका यहां सामने बना हुआ है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। फिगर आपके सामने बना हुआ है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है। इसमें EF एक ऐसी लाइन खींची गई है जो इस समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं यानी AB और CD के समांतर है, पैरेलल है। प्रूव आपको ये करना है कि ये EF जो है वो इस AD और BC को सेम रेशियो वाले पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी AD और BC के जो खंड हैं वो समानुपाती हैं, यानी AE रेशियो DE इज इक्वल टू BF रेशियो CF, ऐसा कुछ प्रूव करना है आपको। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कौन कौन सी भुजाएं समांतर हैं, AB समांतर है CD के। ठीक, ये इतनी बात दे रखी है। फिर लिखा तथा EF समांतर AB समांतर CD है। AB और CD के समांतर एक रेखा क्या है, EF है। रचना हमने क्या की, विकर्ण एक मिलाएंगे, AC या BD कोई भी मिला सकते हैं, AC को मिलाए तो AC लिख लीजिए। विकर्ण AC को मिलाया। ठीक, अब विकर्ण AC को जब मिलाया, अब उसके बाद आप ध्यान दीजिए जरा, ट्रायंगल देखिए, विकर्ण AC जब आपने मिलाया है तो इस विकर्ण AC के द्वारा इस ट्रेपेजियम में, इस समलंब में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, एक आपका बन रहा है ACB, एक आपका बन रहा है ACB और दूसरा आपका बन रहा है ACD। एक येलो ट्रायंगल बन रहा है और एक रेड ट्रायंगल बन रहा है, दोनों बन रहे हैं। एक एक ट्रायंगल को हम बारी बारी से ले लेंगे। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले आप नीचे वाला ट्रायंगल ले लीजिए ABC, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC को अगर आप ध्यान से देखें तो ABC में ये जो GF लाइन है, EF का जो हिस्सा GF है, ये GF जो है ये इस AB के समांतर है। क्योंकि GF AB के पैरेलल है, इसलिए ट्रायंगल ABC में थेल्स की थ्योरम आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। थेल्स की प्रमेय क्या कहती, किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई लाइन खींची जाए तो वो लाइन शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही थेल्स की प्रमेय का स्टेटमेंट है। क्योंकि यहाँ पर GF और AB एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हम ABC में थेल्स की प्रमेय लगाएंगे। थेल्स की प्रमेय अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, थेल्स की प्रमेय ये कहेगी कि GF जो है, क्योंकि AB के समांतर है, इसलिए GF शेष दो भुजाओं, यानी शेष दो भुजाएं कौन सी, AC और BC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब लिख सकते हैं आप AG और CG का रेशियो BF और CF के रेशियो के बराबर होगा। ये थेल्स की प्रमेय कहेगी इस ट्रायंगल में। बस यही काम, यही इतना आप लिख लीजिए। लिखेंगे ट्रायंगल ABC में क्योंकि GF is parallel to AB
इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या कहती थेल्स प्रमेय? थेल्स प्रमेय कहती कि एजी और सीजी का रेशियो बीएफ और सीएफ के रेशियो के बराबर होगा। एजी और सीजी का रेशियो बीएफ और सीएफ के रेशियो के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 1। यही सेम काम आप कर लीजिए दूसरे ट्रायंगल के लिए। अब दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए आप। दूसरा ट्रायंगल कौन सा? ये ले लीजिए आप ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ए सी डी, इसमें क्या है? इसमें आपकी ईजी लाइन जो है, ईजी इज पैरेलल टू सीडी है। ईजी जो है, सीडी और ईजी एक दूसरे के समांतर हैं, और जब ये एक दूसरे के समांतर है तो फिर से थेल्स थ्योरम लग जाएगी। तो ट्रायंगल ईसीडी में, ट्रायंगल एसीडी में क्या है? इसमें ईजी और सीडी पैरेलल हैं। ईजी और सीडी पैरेलल हैं लिखेंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय इसमें क्या कहेगी? इसमें कहेगी कि एजी और सीजी का रेशियो एई और डीई के रेशियो के बराबर है। एजी और सीजी का रेशियो एई और डीई के बराबर है। एई और डीई के बराबर है, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 का देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, एजी अपॉन सीजी और एजी अपॉन सीजी, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी एई अपॉन डीई और बीएफ अपॉन सीएफ एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 कहता है कि एई अपॉन डीई जो है वो बराबर होगा बीएफ अपॉन सीएफ के। बस यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक शानदार थ्योरम कह लीजिए या क्वेश्चन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आपका पूरा होता है। इसको नोट करिए, फिर अगले पे चलते हैं हम लोग। चलिए स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो ले लीजिएगा, हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है यदि 3 या 3 से अधिक समांतर रेखाओं को 2 तिर्यक रेखाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो इन रेखाओं द्वारा तिर्यक रेखाओं पर बने अंतःखंड समानुपाती होते हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है। इफ 2 transversals intersect 3 or more parallel lines at different points, then the intercepts made by these lines on the transversals are proportionals। transversals का मतलब तिर्यक रेखाएं। कहा गया है अगर 3 या 3 से ज्यादा समांतर रेखाएं, तो 3 समांतर रेखाएं हो या 3 से ज्यादा हो, तो 3 से ज्यादा का मतलब कितनी भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, कितनी भी। तो मिनिमम जो दे रखा है हम उस पे चलेंगे। 3 या 3 से ज्यादा कहा गया तो हम 3 समांतर रेखाओं को लेकर चलेंगे। कहा गया 3 समांतर रेखाओं को 2 तिर्यक रेखाएं अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं। तो सबसे पहले इतना हम बना लें, वहां फिगर बना हुआ है, उसको बाद में देखेंगे। ये एक समांतर रेखा हो गई, ये दूसरी समांतर रेखा हो गई, और ये तीसरी समांतर रेखा हो गई। और इन समांतर रेखाओं को 2 तिर्यक रेखाएं काटती हैं। तो एक ये तिर्यक रेखा हो गई और एक ये तिर्यक रेखा हो गई। जरूरी नहीं कि ऐसी ही बनाए, कैसी भी बना सकते हैं आप। 2 तिर्यक रेखाएं ये हो गई। एक ये तिर्यक रेखा हो गई और एक ये तिर्यक रेखा हो गई, ठीक। 2 तिर्यक रेखाएं काटती हैं। प्रूव आपको ये करना है कि इन समांतर रेखाओं के द्वारा इन तिर्यक रेखाओं पर
जो रेखाखंड काटे जा रहे हैं वो रेखाखंड समानुपाती होंगे। तो समांतर रेखाएं जो रेड वाली लाइंस हैं, इनके द्वारा इन ब्लू वाली लाइंस के जो सेगमेंट्स काट के निकाले जा रहे हैं, तो कौन कौन से सेगमेंट काट के निकाले जा रहे हैं? ये इस तिर्यक रेखा में 2 खंड काटे गए हैं समांतर रेखाओं, ये दोनों समांतर रेखाएं ये वाला खंड काटती हैं, और नीचे वाली दोनों समांतर रेखाएं ये वाला खंड काटती हैं। इसी तरीके से दूसरी तिर्यक रेखा में ये सेगमेंट और ये सेगमेंट। प्रूव हमको क्या करना है कि समांतर रेखाओं के द्वारा तिर्यक रेखाओं के जो खंड काटे जा रहे हैं, खंड काटे जाने का मतलब ये और ये और ये खंड समानुपाती होंगे, यानी इसका रेशियो बराबर होगा इसके रेशियो के। अगर आप नाम रखें तो नाम इसमें रखे गए हैं, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, और ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया। लाइंस के नाम L, M, N रख दिए गए हैं। ये आपका सेगमेंट पहला आपका हो गया ये P, Q, R, और ये आपका हो गया E, F, G। तो ये जो तिर्यक रेखाओं के खंड जो काटे जा रहे हैं समांतर रेखाओं के द्वारा, इन खंडों का अनुपात समान होगा, ये आपको प्रूव करना, सेम रेशियो, यानी कि PQ और QR का रेशियो EF और FG के रेशियो के बराबर होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक, तो ऐसा प्रूव करने के लिए एक रचना हम करेंगे। रचना क्या होगी वो देख लीजिए। रचना ये होगी कि यहां से आप ये जो CD लाइन है, इस लाइन के पैरेलल आप P से एक लाइन खींच दीजिए। यहां से एक लाइन ऐसे पैरेलल खींच दीजिए जो किसके समांतर हो, जो इसके CD के समांतर हो, इन दोनों के समांतर। दोनों कुछ भी कर सकते हैं, या तो इस लाइन के समांतर यहां से एक लाइन नीचे उतारिए, या फिर इस लाइन के समांतर यहां से एक लाइन नीचे उतारिए। कुछ भी एक काम करना पड़ेगा आपको, या तो AB के पैरेलल C से नीचे की ओर एक लाइन खींचनी पड़ेगी, या फिर CD के पैरेलल A से एक नीचे लाइन खींचनी पड़ेगी। तो हमने यहां पर CD के समांतर इस पॉइंट P से एक समांतर रेखा नीचे की ओर खींची है, वही आपका सेम फिगर बना हुआ है। तो अब बस इस पूरे फिगर को मैं हटा रहा हूं और अब उस फिगर को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। क्या दिया गया है? 3 समांतर रेखाएं L, M तथा N हैं। तीन समांतर रेखाएं L, M तथा N है, जिन्हें तिर्यक रेखा AB तथा CD क्रमशः PQ, R व EFG पर काटती हैं। ठीक है, ये इतना हमको दे रखा है। अब जो रचना हमने की है वो लिख ले। क्या रचना की है? बिंदु P से एक रेखा PL ऐसी खींची कि PL CD के समांतर हो। तो आप लिखेंगे
बिंदु P से PL समांतर CD खींचा। ठीक, PL समांतर CD खींच लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए अगर ध्यान दीजिए तो एक चतुर्भुज आपको इसमें दिख रहा है। चतुर्भुज क्या दिख रहा है? PLGEF, ठीक, PEGL, PEGL एक चतुर्भुज दिख रहा है। और इस चतुर्भुज की खास बात क्या है? PEGL जो चतुर्भुज है, जो पॉलीगन है, इसकी खास बात यह है कि इसमें PL और EG एक दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि इसके समांतर ही ये लाइन हमने खींची है। और PE और GL जो हैं ये दोनों एक दूसरे के पहले से समांतर हैं, क्योंकि L, M और N तीनों परस्पर समांतर रेखाएं हैं। तो इसमें L का हिस्सा है PE और N का हिस्सा है LG, यानी PE और GL ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर हैं। जब इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं तो समांतर चतुर्भुज हो गया। और अगर ये समांतर चतुर्भुज हो गया यानी कि पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यानी कि PL और GE ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। या इसके बजाय और ज्यादा बढ़िया अगर आप देखना चाहें तो ये देख लें कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये दूसरा समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है भाई? PE और PE और MF समांतर और PM और EF समांतर, तो PMEF एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो PM और EF एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी तरीके से नीचे वाला भी समांतर चतुर्भुज होगा, इसलिए ML या LM और FG बराबर होंगे। ठीक, तो यही चीज आप यहां पर लिख लीजिए। लिखेंगे क्योंकि PE समांतर MF तथा PL समांतर EF, PE और MF समांतर हैं और PM और EF समांतर हैं। PM और EF समांतर हैं, इसलिए PMFE एक समांतर चतुर्भुज होगा। PMFE एक क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर होंगी तो PE और MF बराबर होगा, लेकिन इसकी हमको जरूरत नहीं है। PM और EF आपस में बराबर होगा, तो PM और EF की जरूरत पड़ेगी अभी आगे देखिएगा। तो PM और EF आपस में बराबर होंगे, इसलिए PM बराबर EF हम लिख सकते हैं। तो इसलिए PMFE एक समांतर चतुर्भुज होगा, इसलिए PM बराबर EF, पहला समीकरण। PM और EF एक दूसरे के बराबर आ गया। दूसरी बात, इसी तरीके से क्या होगा? MLGF ये भी क्या होगा? ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार ML पैरेलल टू GF व MF पैरेलल टू GL या LG, इसलिए MLGF एक समांतर चतुर्भुज होगा। MLGF भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा।
अगर ये भी एक पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की भुजाएं ये और ये बराबर होंगी, यानी ML और GF बराबर होंगे। इसलिए ML और GF बराबर होंगे। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल आपको इसमें दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि आप थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रमेयों को कर रहे हैं, सवालों को कर रहे हैं, तो थेल्स प्रमेय ना लगे ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, कहीं ना कहीं तो लगेगी। तो ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, कौन सा? PRL। इस PRL में क्या विशेषता है? ये जो QM है, QM क्या है? इस दूसरी वाली लाइन का हिस्सा ही तो है, और दूसरी वाली लाइन और ये तीसरी वाली लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, यानी ये QM जो है वो इस RL के समांतर है। अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक भुजा के समांतर एक लाइन खींची जाए तो थेल्स की प्रमेय लग जाएगी। तो क्योंकि QM और RL समांतर हैं, इसलिए इसमें थेल्स की प्रमेय लगाएंगे, और थेल्स की प्रमेय कहती है कि PQ और QR का रेशियो PM और ML के रेशियो के बराबर होगा। शेष दोनों भुजाएं जो बचती हैं वो समानुपाती खंडों में विभाजित होती हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज PRL में QM इज पैरेलल टू RL। ये QM और RL समांतर हैं। QM इज पैरेलल टू RL, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है? PQ अपॉन QR इज इक्वल टू PM अपॉन ML। PM अपॉन ML। ठीक, PQ अपॉन QR बराबर PM अपॉन ML। और समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या कहता है? समीकरण 1 कहता है PM की वैल्यू EF है, और समीकरण 2 कहता है कि ML की वैल्यू GF है। समीकरण 1 तथा 2 से PM व ML के मान रखने पर क्या हो जाएगा? PQ अपॉन ये PQ अपॉन QR बराबर PM जो लिखा हुआ है, इस PM की जगह हम क्या लिख लेंगे? EF। समीकरण 1 कहता है कि PM EF के बराबर है, और समीकरण 2 कहता है कि ML GF के बराबर है। ML GF के बराबर है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यही प्रूव करना था। प्रूव करना था आपको कि तिर्यक रेखाओं के जो खंड हैं वो समानुपाती होंगे। तो पहली तिर्यक रेखा के खंड PQ और QR हैं, उनका रेशियो ये है, और दूसरी तिर्यक रेखा के खंड EF और GF हैं, उनका रेशियो ये है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट। जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग अगली थ्योरम पे चलें। ये थ्योरम या सवाल जो भी हो अगला, उस पे चलें। चलिए अगला देखते हैं। क्या कहा गया है अगले उसमें? स्टेटमेंट पढ़िए इसको। एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक समांतर चतुर्भुज है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, क्या कहा गया? एक नॉर्मल पॉलीगन दे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, मतलब एक सामान्य चतुर्भुज दे रखा है, कोई विशेषता उसकी नहीं है कि मतलब समांतर है या सम है, ऐसा कुछ नहीं। एक सामान्य चतुर्भुज दे रखा है। उस सामान्य चतुर्भुज की में जो चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया गया।
चारों भुजाएं जो हैं, जो चारों साइड्स हैं, उनके मिड पॉइंट्स को लिया गया और उन मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया गया, चारों मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया आपस में। मिलाने के बाद जो अंदर एक नया चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज के अंदर एक नया चतुर्भुज बनेगा मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, वो नया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज कोई भी ऐसा है, एक चतुर्भुज है ये, इसमें क्या किया गया, एक भुजा का मध्य बिंदु, दूसरी की भुजा का मध्य बिंदु, तीसरी भुजा का मध्य बिंदु और चौथी भुजा का मध्य बिंदु ले लिया गया, इनको आपस में मिला दिया गया। ये जो चतुर्भुज दिया था ये आपका ABCD था, जो मिलाने पर नया बना, ये मिलाए गए बिंदु ये हुए आपके PQRS। प्रूव आपको ये करना है कि ये जो PQRS नया वाला बना है अंदर, ये जो अंदर नया क्वाड्रिलेटरल बना, नया चतुर्भुज बना है, ये समांतर चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक, तो ऐसा प्रूव करने के लिए इसमें एक रचना कर लेंगे हम। रचना में क्या करेंगे, किसी एक डायगोनल को मिला लेंगे इसमें भी, चाहे AC को आप मिला लीजिए और चाहे आप BD को मिला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चाहे AC को मिलाइए चाहे BD को मिलाइए, तो AC को मिला लीजिए या BD को चाहे BD को मिला लीजिए। AC को मिलाया गया फिगर में, यहाँ बना हुआ है पहले से, तो हम AC को मिला लेते हैं। यही फिगर आपका सामने बना हुआ, इसी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखिए। सबसे पहले क्या दिया है, एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, ABBCCD तथा DA के मध्य बिंदु क्रमशः PQR व S हैं। तो क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर किसी थ्योरम में मैं लिखना भूल जाता हूं कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो चीज दे रखी है वो लिखने के बाद क्या प्रूव करना है ये आपको लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जो दिया हुआ है वो जब सारा सब कुछ आप लिख लेते हैं, उसके बाद आप लिखा करिए कि क्या प्रूव करना है, सिद्ध ये करना है हमको, फिर उसके बाद अपना रचना या प्रूव जो भी है वो शुरू किया करिए। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए एक रचना की गई है, विकर्ण AC को मिला दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, विकर्ण AC को मिलाया। और सबसे पहली थ्योरम जब मैंने आपको बताई थी तो उसमें मैंने बाकायदा सारे स्टेप्स बताए थे हेडिंग डाल के। तो जो प्रूफ, जो सोल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ, सोल्यूशन में पूरा करता हूँ, ज्ञात है जो वो भी मैं लिखता हूँ, जो प्रूव करना है वो भी लिखता हूँ, जो कंस्ट्रक्शन रचना होती वो भी लिखता हूँ, उसके बाद प्रूफ लिखता हूँ। हेडिंग्स बस नहीं पड़ती तो हेडिंग आप अपने आप डाल लिया करिए। जैसे यहां से लेकर यहां तक की जो चीज है ये ज्ञात है, ये क्या है, ज्ञात है, गिवन। इंग्लिश मीडियम में हो तो गिवन। ये जो है ये प्रूव करनी है, सिद्ध करना है। इंग्लिश मीडियम में हो सिद्ध करना है, इसमें तो लिखा ही है। इंग्लिश मीडियम में हो तो टू प्रूव। और उसके बाद ये जो चीज है ये रचना है आपकी, क्या है, रचना यानी कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद अब जो शुरू होगा वो प्रूव होगा, यानी कि उपपत्ति शुरू होगी। तो हमने विकर्ण AC को मिला लिया। AC विकर्ण को मिलाने के बाद अब हम देखेंगे दो AC विकर्ण जो है ये दिए गए चतुर्भुज को
दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। जो पहला बाहर वाला जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका ABC बन रहा है और दूसरा आपका ACD बन रहा है। तो एक एक ट्रायंगल को ले लीजिए और देखिए क्या खास बात है त्रिभुजों में। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, P जो है वो AB का मध्य बिंदु है और Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है। P तथा Q क्रमशः AB व BC के मध्य बिंदु हैं। आप जरा याद करके बताइए, जितनी थ्योरम्स आपने प्रूव की हैं उसमें क्या कोई ऐसी थ्योरम आपने नहीं की है जिसमें आपको यह प्रूव करवाया गया हो कि अगर किसी ट्रायंगल, एक थ्योरम अभी जितनी थ्योरम्स आप कर चुके हैं पिछली 3 क्लासेस में, उनमें ही एक थ्योरम आपको करवाई गई है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए आप, तो वो मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमेशा तीसरी रेखा के समांतर होती है। ऐसा आपने प्रूफ किया है। अगर किसी ट्रायंगल के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर आप मिला दीजिए तो मिलाने पर जो तीसरी भुजा ये मिलेगी आपको, ये हमेशा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी AB का मध्य बिंदु D हो और AC का मध्य बिंदु E हो तो DE और BC एक दूसरे के समांतर होंगे, ऐसा आपने प्रूफ किया है। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी ये एक ट्रायंगल है आपका, ये एक ट्रायंगल है, इसमें AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है। तो अगर P और Q को आप मिलाएंगे तो PQ जो होगा वो हमेशा तीसरी भुजा यानी AC के समांतर होगा। यानी PQ इज पैरेलल टू AC, ऐसा आप कह सकते हैं यहां से। तो क्योंकि P और Q क्रमशः AB व BC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए PQ जो होगा वो AC के समांतर होगा। समीकरण नंबर 1, PQ AC के समांतर होगा, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरी बात, दूसरा ट्रायंगल कौन सा मिल रहा है आपको, ACD। तो ट्रायंगल ACD में, इसमें क्या है, ACD में AD और CD का मध्य बिंदु S और R है। AD तथा CD के मध्य बिंदु क्रमशः S तथा R है। AD और CD के मध्य बिंदु क्रमशः AD का मध्य बिंदु S है और CD का मध्य बिंदु R है। तो SR को जब आप मिलाएंगे तो वो भी AC के समांतर होगा कि तीसरी भुजा AC होगी। तो SR और AC समांतर होंगे। क्या लिखेंगे, इसलिए SR इज पैरेलल टू AC। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या कहते हैं, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 कहता है PQ AC के समांतर है, समीकरण 2 कहता है SR AC के समांतर है। दोनों AC के समांतर हैं तो नहीं दोनों आपस में भी समांतर हैं, PQ और SR भी समांतर है। समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, PQ और SR समांतर हैं। इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। बात समझ में आई। अब देखिए ABCD जो चतुर्भुज है उसमें जब आपने AC विकर्ण को मिलाया तो AC विकर्ण की सहायता से मदद से PQ और SR को हमने पैरेलल प्रूव कर दिया कि PQ और SR एक दूसरे के समांतर हैं। अब अगर यही काम आप
AC विकर्ण की बजाय अगर आप BD विकर्ण मिला दें, मतलब इसके बाद BD विकर्ण मिला दें, तो जब BD विकर्ण मिलाएंगे तो BD विकर्ण की मदद से आप क्या प्रूव कर सकते हैं कि SP और QR समांतर हैं। ठीक है, क्योंकि BD भी तो वही काम करेगा। जब ट्रायंगल आप लेंगे ABD तो इसमें क्या होगा, PAB का मध्य बिंदु, SAD का मध्य बिंदु, तो PS जो होगा वो BD के समांतर हो जाएगा। इसी तरीके से जब ऊपर वाला ट्रायंगल आप लेंगे तो RCD का मध्य बिंदु, QBC का मध्य बिंदु, तो QR जो होगा वो BD के पैरेलल हो जाएगा। अब PS भी BD के पैरेलल, QR भी BD के पैरेलल, तो PS और QR भी पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। यानी इसी प्रकार सिमिलरली अगर BD विकर्ण को यूज किया जाए तो BD विकर्ण की सहायता से आप PS और QR को भी समांतर प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो यही चीज लिख लीजिए आप। इसी प्रकार BD विकर्ण माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है कि क्या सिद्ध किया जा सकता है, ये पैरेलल प्रूव हो चुके हैं और अब आप PS और QR को भी पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। PS पैरेलल टू QR प्रूव कर सकते हैं। अगर BD के माध्यम से PS और QR को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं तो अगर समीकरण 3 और समीकरण 4 को एक साथ देखिए तो समीकरण 3 कहता है कि PQ और SR पैरेलल है, समीकरण 4 कहता है कि PS और QR पैरेलल है। जब किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हों तो चतुर्भुज कैसा हो जाता है, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे आप, समीकरण 3 तथा 4 से स्पष्ट है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम है। बस यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। बढ़िया सवाल हैं ये, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट करिए और तैयार करिए जरूर। फटाफट नोट करिए, फिर एक सवाल एक क्वेश्चन कोई और देख लें, कर लिया जाए, फिर उसके बाद इस क्लास को समाप्त किया जाए यहीं पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कोई देखें। चलिए एक सवाल है आपके सामने, कहा गया दी गई आकृति में DE समांतर BC है, AD की वैल्यू आपको दे रखी है, DB की वैल्यू आपको दे रखी है, AE की वैल्यू आपको दे रखी है और AC की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए अब जितनी थ्योरम्स आप पढ़ चुके हैं वो अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आपके सवाल बहुत आसानी से लगेंगे। देखिए जो ट्रायंगल ABC आपको दे रखा है, इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको दे रखी है वो DE समांतर BC। एक त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज ABC में ये DE लाइन जो है ये BC के समांतर है। अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक भुजा के समांतर कोई नई लाइन खींची जाए तो थेल्स की प्रमेय आप लगा सकते हैं, और थेल्स की प्रमेय ये कहती है कि वो जो नई रेखा होती है जो कि किसी एक भुजा के समांतर खींची गई है, वो नई भुजा बाकी की दोनों भुजाओं को, बाकी की दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यानी ये जो DE है ये AB और AC को समान अनुपात में बांटेगी। ठीक, तो क्या होगा, लिख लेंगे क्योंकि ट्रायंगल ABC में, क्योंकि DE समांतर BC, इसलिए त्रिभुज ABC में
थेल्स प्रमेय से। क्या कहती है थेल्स प्रमेय? एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी लिखे या डीबी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर एई अपॉन ईसी। ऐसी होती थेल्स प्रमेय। लेकिन एक चीज समझ लीजिए आप लगाने से पहले, एडी और बीडी का रेशियो या डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के बराबर है, ये थेल्स प्रमेय है। लेकिन थेल्स प्रमेय का मतलब यही नहीं कि सिर्फ यही हिस्से आप ले सकते हैं। समान अनुपात में बांटने का मतलब ये है कि जैसे एडी और डीबी का रेशियो, मतलब जैसा रेशियो एक तरफ का लेंगे वैसा ही रेशियो दूसरी तरफ का भी आप ले सकते हैं। जैसे इधर आपने एडी और डीबी का रेशियो लिया तो फिर इधर इस रेशियो के बराबर एई और ईसी का रेशियो हमेशा होगा। या अगर मान लीजिए आप इधर क्या करें, एडी और एबी का रेशियो ले लें, मतलब एडी ऊपर रखें और एबी पूरा नीचे रखें, तो वो भी ले सकते हैं। थेल्स की प्रमेय में ऐसा नहीं कि सिर्फ आधे आधे पर ही लगती है। एडी डीबी का रेशियो लीजिए चाहे एडी एबी का रेशियो लीजिए, बस ध्यान इस बात को रखना है कि जो रेशियो इधर लेंगे वही रेशियो इधर भी लेंगे, ये थेल्स की प्रमेय कहती है। तो एडी डीबी का रेशियो एई एसी के रेशियो के बराबर होगा। अगर आप एडी और एबी का रेशियो लें तो वो एई और एसी के रेशियो के बराबर होगा। अगर आप बीडी और एबी का रेशियो लें तो वो ईसी और एसी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक, इस तरीके से जितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं सारे के सारे आप ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो रेशियो एक तरफ लेंगे वही सेम रेशियो दूसरी तरफ भी आपको लेना है। ये बताया मैंने इसलिए कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको वैल्यूज इस फॉर्म में नहीं दे रखी होंगी, पूरी भुजा दे रखी होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पूरी भुजा भी आप यूज कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि जो एक तरफ वही दूसरी तरफ। तो यहां पर हम फिलहाल इसके चारों भाग ही यूज कर रहे हैं, एडी डीबी और एई और ईसी। जो जो वैल्यूज दे रखी हैं वो मान रख लीजिए। पहले ये मान लिख भी लेने चाहिए थे यहाँ पे, एडी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, डीबी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और एई इज इक्वल टू 3.75। एसी इज इक्वल टू निकालना है। थेल्स प्रमेय हमने लगाई, एडी की वैल्यू रख दीजिए, एडी की वैल्यू है 2.5, डीबी की वैल्यू है 3, एई की वैल्यू है 3.75, ईसी हमको पता नहीं। सॉल्व करेंगे, ईसी बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, 3 गुणे 3.75 अपॉन 2.5। ईसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, काट पीट करिए इसकी, ये पॉइंट हटा दीजिए, क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक, 25 से काट दीजिए आप, देखिए 25 से अगर आप 50 इसको 250 को काटेंगे तो 10 बचेगा यहाँ पर, और 25 से इसको काटेंगे तो 10 बार में 250 हुआ, 2 बार और जोड़ दीजिए, 12 बार में 300 हो जाएगा, और 75 के लिए 3 और जोड़ दिए, 15 बार कट जाएगा। ये 25 से 15 बार कट जाएगा। अब देखो 25 एकम 25, 7 5 12 बचा, 25 बचे 125, 15 बार कट जाएगा। फिर मत काटिए आप, 15 तिया 45 अपॉन 10, यानी ईसी बराबर कितना आ गया, 10 से ऊपर पॉइंट लग जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमको ईसी नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, एसी। हमने ईसी निकाल लिया है और हमको एसी निकालना है, तो क्या करेंगे, एई हमको पहले से पता है, ईसी हमने निकाल लिया, तो एसी के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, लिखेंगे एसी बराबर, अतः AC बराबर क्या लिखेंगे, AE प्लस EC।
AE कितना है 3.75, EC कितना है 4.5, AE हो गया EC हो गया, ऐड कर दीजिए इनको, 5 ये रहेगा ऐसे ही, और 7 और 5 हो जाएगा 12, और 4 और 3 7 और 1 8, 8.25 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नोट करिए फटाफट से, फिर उसके बाद देखते हैं अगला सवाल देखेंगे, या फिर अगर आपके लगाने वाला होगा तो उसको छोड़ा जाएगा आपके लिए होमवर्क के लिए, और जो भी चीजें होंगी वो भी बात की जाती है। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। DE समांतर BC, DE समांतर BC दे रखा है, AD की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी ये मान आपको दे रखा है, AB की वैल्यू दे रखी है, यानी ये पूरा मान आपको दे रखा है, AC की वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये पूरा मान आपको दे रखा है, AE की वैल्यू निकालनी, ये निकालना। अभी मैंने आपको बताया था कि थेल्स की थ्योरम जब आप लगाते हैं तो केवल जरूरी नहीं कि भागों पर अनुपात बराबर रहेगा, जो अनुपात आप इधर ले रहे हैं वही अनुपात आप इधर भी ले लीजिए, बस थेल्स की प्रमेय लग जाएगी। क्योंकि DE और BC समांतर हैं तो इस पर थेल्स की प्रमेय लगाएंगे। थेल्स की प्रमेय क्या कहेगी कि जैसे वैल्यूज दे रखी हैं वैसे रेशियो को आप यूज करिए। AD और AB का मान आपको दे रखा तो AD और AB का रेशियो ही आप लीजिए। थेल्स की प्रमेय कहेगी कि AD और AB का रेशियो जो होगा, AD और AB का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। अब बराबर में क्या लेंगे, जैसा इधर लिया है वैसा ही इधर, तो इधर हमने क्या लिया, ऊपर वाला भाग बटे पूरा भाग, तो इधर भी हम क्या लेंगे, ऊपर वाला भाग बटे पूरा भाग। तो ऊपर वाला भाग मतलब AE और अपॉन पूरा भाग मतलब AC। बस थेल्स की प्रमेय इस तरीके से आप लगा दीजिएगा, इसमें मान रख दीजिए। देखिए AD का मान आपको मालूम, AB की वैल्यू पता है, AE की वैल्यू निकालनी है और AC की वैल्यू भी पता है। 1 2 3 वैल्यूज पता है, चौथी निकालनी है, इसमें वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए आंसर। ये आप हिंट के तौर पे इसको नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए। ठीक, इसको लगाइएगा। अगला सवाल, दो समान त्रिभुजों ABC था, PQR का परिमाप इतना 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 है, PQ इतना है। अच्छा, ये लगवाऊंगा मैं, आपको करवाऊंगा। चलिए ठीक, हाँ आगे के सवालों को हम लोग करेंगे, क्योंकि आगे के अभी आपके अपने आप करने वाले नहीं है। तो चल ठीक है, फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। जितनी थ्योरम्स आज बताई गई और जितने सवाल आपको बताए गए उनको आप रिवाइज करिए, और उनको आधार बनाकर उनके बेस पर, अगर आप उनके बेस पर जो और क्वेश्चंस लग सकते हैं, अगर वैसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं कहीं टेक्स्ट बुक्स वगैरह में कहीं भी, तो आप सॉल्व करिए, लगाइए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। पढ़ते रहिए आप सभी लोग, और कुछ नए सवालों नई थ्योरम्स के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।